हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा युग मैथ्स एकेडमी। आप जानते हैं कि हमारे एकेडमी के द्वारा अरिथमेटिक और एडवांस मैथ पढ़ाया जा रहा है। बाकी आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने जीके जीएस को भी इसके अंदर शामिल किया है, क्योंकि परीक्षाओं में जीके जीएस का वेटेज है वो बहुत ज़्यादा होता है। और बच्चों के सामने एक समस्या ये रहती है कि वो ना ज़्यादातर वन लाइनर या एमसीक्यूज ही ज़्यादा रखते हैं, उनको ना थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत कम होती है। तो मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करके समझाऊंगा और उसके बाद आप एमसीक्यूज करेंगे तो आपको बहुत सहायता मिलेगी एमसीक्यूज को सोल्व करने में। कल तक हमने एक क्लास पढ़ी थी, ये हमारा यह सेकंड लेक्चर होगा। कल तक हमने पढ़ा था कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, यानी कि आधुनिक भारत की शुरुआत थी। आप पढ़ रहे थे 1707 से आधुनिक भारत का आरंभ होता है। 1 मिनट के लिए हम पीछे का थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में। उसके बाद शासक और आते हैं और लास्ट में चलकर 1857, ठीक है, लास्ट में चलकर 1857 तक मुगलों का शासन है, लेकिन बहुत कमज़ोर शासन है, धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। और 1707 से लेकर हमने इसके बाद कौन शासक आया था, बहादुर शाह प्रथम, उनके बाद पढ़ा था जहांदार शाह के बारे में पढ़ा था। और आज उससे आगे के जो शासक हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। और उससे अगला जो शासक है ना, वो आया था कौन, फर्रुखशियर, ठीक है। फर्रुखशियर पीछे की कक्षा अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार आप जरूर देखें, पीछे की क्लास देखे बगैर आपको ये समझ में नहीं आएगी। और आगे से हम पढ़ रहे हैं कौन, आज किसके बारे में पढ़ेंगे हम, आज पढ़ेंगे हम फर्रुखशियर के बारे में, ठीक है। आज पढ़ेंगे हम फर्रुखशियर के बारे में। ये शासक हैं किसके, मुगल काल के, किसके, मुगल काल के शासक हैं। और इनका शासनकाल कब से रहता है, इनका शासन रहता है 1713 से 1719 तक का शासनकाल रहता है, ठीक है। रुकसियर, इनको ना परीक्षा में इनसे क्वेश्चन आ जाता है कि किस मुगल शासक को घृणित कायर कहा जाता है। अगर आप वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को घृणित कायर कहा जाता है, ठीक है ना। घृणित कायर कहा जाता है इनको, क्यों कहा जाता है, अब ये भी बात पते की है कि क्यों कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है इसके बारे में हम जानते हैं कि सबसे पहले ये शासक बने कैसे थे, ठीक है, उसके बारे में जानते हैं, शासक बने कैसे थे, उसके बाद इन्होंने सत्ता कैसे की, सत्ता पे शासन कैसा किया, फिर उनके बारे में जानते हैं कि किस कारण इनको घृणित कायर कहा जाता है। तो क्या हुआ था कि ये शासक बने थे सैयद बंधुओं की सहायता से, ठीक है। सैयद बंधु थे, उनकी सहायता से, उनकी सहायता से ये शासक बनते हैं। किसकी सहायता से, सैयद बंधुओं की सहायता से। और क्वेश्चन में कई बार आता है ये जो सैयद बंधु है ना, इनको किंग मेकर भी कहा जाता है, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है, किंग मेकर, ठीक है। अब किंग मेकर का क्या मतलब है कि राजा को बनाने वाले, राजा को बनाने वाले। ये ऐसे क्या व्यक्ति हैं भाई, ये राजा को बना देते हैं, ठीक है। ऐसे इनमें क्या खास बात है कि ये राजा को बनाते हैं, क्या है कि शक्तिशाली सामंत है, ठीक है, शक्तिशाली सामंत हैं। और ये क्या करते हैं, अपनी मर्जी से राजा को बनाते हैं और अपनी मर्जी से ही इसको फर्रुखशियर को बनाते हैं ये, ठीक है। और इससे पहले एक जुल्फिकार था, वो भी एक क्या था, एक मजबूत सामंत था, पीछे हमने पढ़ा था। अब सैयद बंधु क्या करते हैं, अपनी मर्जी से बना देते हैं। और क्या है आगे, इसको भी, ये फर्रुखशियर को भी मार देते, इसकी हत्या भी कर देते हैं। और इसके बाद दो और बनाते हैं शासकों को, और फिर ऐसे ऐसे वो अपने आप मर जाते हैं, ठीक है। और लास्ट में इनकी भी हत्या कर दी जाती है। तो क्या है कि 3 राजाओं को बनाते हैं अपनी मर्जी से, तो इसलिए इनको किंग मेकर कहा जाता है। चलो हमने समझा कि किंग मेकर कहा जाता है। हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, फर्रुखशियर के बारे में। फर्रुखशियर के बारे में पढ़ रहे हैं, ये किसकी सहायता से बने थे, सैयद बंधुओं की सहायता से। अब सैयद बंधुओं की इच्छा हुई कि भाई हमें भी ना शासन मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, शासन में हक मिलना चाहिए। और सैयद बंधुओं में थे कौन, एक तो थे अब्दुल्ला खां, ठीक है। अब इस सैयद बंधु थे दो, एक का नाम था अब्दुल्ला, अब्दुल्ला खां, ठीक है ना, अब्दुल्ला खां। इन्होंने क्या किया कि भाई मुझे भी ना
एक अच्छा पद चाहिए, एक अच्छा ओहदा चाहिए, और इनको बना दिया गया क्या भाई, वजीर बना दिया गया। ठीक है, क्या बना दिया गया, इनको बना दिया गया वजीर बना दिया गया। अब आपके मन में सवाल उठता है कि सर वजीर क्या होता है। ठीक, वजीर क्या होता है। वजीर किसे बनाया गया, अब्दुल्ला खान को। अब्दुल्ला खान को वजीर बना दिया। वजीर का काम क्या होता है, इनका काम होता है राजा की सहायता करना। ठीक है, राजा को आप लिख सकते हैं राजा को सलाह देना। ठीक है, राजा को सलाह देना, उसकी सहायता करना। ठीक है, उसकी सहायता करना किसका काम है, ये काम है वजीर का। आप बोल सकते हो इसका पर्सनल सेक्रेटरी था। ठीक है, ये था कौन, सैयद बंधुओं में से अब्दुल्ला खान। अब्दुल्ला खान, अब अब्दुल्ला खान है तो इसके बाद एक बंदा और भी है। दूसरा बंदा कौन होता है, हुसैन अली खान। स्क्रीन पे सारा दिख रहा है, ठीक है। हुसैन अली खान, हुसैन अली खान। ठीक है, हुसैन अली खान, इनको क्या बनाया जाता है भाई, इनको बना दिया जाता है मीर बख्शी। मीर बख्शी, ठीक है, इनको बनाया जाता है मीर बख्शी। और मीर बख्शी का काम क्या है, ये है एक सेनापति का पद है। क्या है भाई, सेनापति का पद है। ठीक है, सेनापति का पद है। अब देखते हैं होता क्या है। हमने देखा कि फरुखसियर बन गया शासक, और इसको कहते हैं गणितकार। क्यों कहते हैं वो अब समझेंगे। और ये बना किसकी सहायता से, सैयद बंधुओं की सहायता से बना। सैयद बंधुओं को कहा जाता है किंग मेकर। ठीक है, सैयद बंधुओं को कहा जाता है किंग मेकर। अब सैयद बंधु कौन कौन है, नंबर एक है अब्दुल्ला खान, इनको बना दिया जाता है वजीर। वजीर का काम क्या होता है, राजा को सलाह देना और उसकी सहायता करना। आप बोल सकते हैं पर्सनल सेक्रेटरी है। ठीक है, और दूसरा जो बंधु है इसका नाम है हुसैन अली खान, इसको ओहदा यानी पद दिया जाता है मीर बख्शी का। मीर बख्शी का मतलब होता है सेनापति, यानी कि एक आदमी तो क्या करेगा, राजा को सलाह देगा, उसकी सहायता करेगा। यानी कि राजा जो भी करेगा वो किससे पूछ कर करता है, यहाँ पे किसके, अब्दुल्ला खान से पूछकर। और फिर सेना पे कंट्रोल किसका हो गया, मीर बख्शी का। मीर बख्शी का, मीर बख्शी कौन है, हुसैन अली। यानी कि राजा के दो राइट हैंड हो गए यहाँ पे, एक वजीर और एक मीर बख्शी। और ये दोनों कौन है, सैयद बंधु। और ये सैयद बंधु क्या करते हैं, अपनी मर्जी से करते हैं। और इनसे परेशान होकर क्या करता है कि जो ये फरुखसियर है इनको मारने की कोशिश करता है, कि इनके खिलाफ साजिशें करता है। इन दोनों के खिलाफ क्या करता है भाई, वो षड्यंत्र रचता रहता है। ठीक है, वो करता रहता षड्यंत्र, ताकि मैं इन दोनों को यहां से हटा सकूं। और वो हर षड्यंत्र में फेल हो जाता है। और इनके षड्यंत्र, इन पे षड्यंत्र रचने की वजह से क्या है कि वो अपनी शासन सत्ता पर अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाता है। और क्या है, वो इनसे डरता रहता है, यानी कि कोई भी नहीं काम अच्छे से कर पा रहा है। और क्या है, ये कायर भी है। और क्या है, ये अपने ही बंधुओं की, यानी अपने ही जो राइट हैंड हैं वजीर और मीर बख्शी, ठीक है, इन दोनों के ही खिलाफ क्या करता रहता है, साजिशें करता रहता है, षड्यंत्र करता रहता है। इसलिए क्या बोलते हैं इनको, ये घृणा का काम करता है, इसलिए बोलते हैं इसको घृणितकार। आपसे इतना नहीं पूछेगा, आपसे एग्जाम में पूछेगा किस मुगल बादशाह को घृणितकार कहा जाता, फरुखसियर को। ठीक है, फरुखसियर किसकी सहायता से राजा बना था, सैयद बंधुओं की सहायता से। सैयद बंधुओं को क्या कहा जाता है, किंग मेकर। सैयद बंधुओं में कौन कौन थे, अब्दुल्ला खां और अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां। कौन से थे, पहला अब्दुल्ला खां था और दूसरा कौन सा, हुसैन अली खां। अब वजीर बना दिया किसको, अब्दुल्ला खां को। मीर बख्शी बना दिया किसको, हुसैन अली खां को। तो हम समझ गए। इसके बाद क्या होता है, ये क्या करते हैं भाई, सैयद बंधु सोचते हैं यार हमने इसको शासक बनाया और हमारे ही खिलाफ षड्यंत्र करता रहता है। अब क्या होता है कि 1719 में, दौर है 1719 का, और क्या कर देते हैं, फरुखसियर की हत्या कर देते हैं। किसकी हत्या, फरुखसियर की हत्या कर देते हैं भाई। ठीक है, इन्होंने फरुखसियर की हत्या कर दी। किसने कर दी, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खान ने। और जब अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खान ने इनकी हत्या कर दी तो क्या हुआ, ड्रॉइड कैम में थोड़ी समस्या हो गई, चेंज हो गया यहाँ से लोगो।
हम इसको ठीक करते हैं 1 मिनट के लिए। हाँ, हो गई प्रॉब्लम ठीक। अब बात ये थी कि इन्होंने क्या कर दिया था, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खान ने फर्रुखशियर की हत्या कर दी, और इससे जनता में क्या हो गया, भय फैल गया कि जब राजा को ही मारा जा सकता है तो हमारी आम जनता की क्या हैसियत है फिर, ठीक है ना। इससे क्या है, जनता में बड़ा डर फैल जाता है और इनके खिलाफ बड़ी साजिशें होती हैं, लेकिन क्या है कि इनको कोई मार नहीं पा रहा। इसके बाद अगले 2 शासक हो रहेंगे जहां इतिहास में कोई खास चर्चा नहीं होती और वहां से कोई क्वेश्चन नहीं होते, वो 3-3 4-4 महीने के लिए शासन करते और कुछ है भी नहीं उनका योगदान। तो उसके बाद जिसका नाम आता है ना, वो नाम आता है फिर किसका, मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, किसका नाम आता है, मोहम्मद शाह रंगीला का। मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इसके बाद आता है भाई मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह है रंगीला, ठीक है। ये शासक बनता भाई कब से, 1719 से कब तक, 1748 तक। ये एक ऐसा दौर था, ये एक ऐसा दौर था कि ये चाहता ना, ये चाहता तो मैंने ज़्यादा नीचे लिख दी कि इस साइड से, चलो कोई बात नहीं। ये चाहता तो क्या कर सकता था, ये चाहता तो मुगल सल्तनत को बचाए रख सकता था, क्योंकि इसका शासनकाल है वो 1719 से 1748 तक का रहा, बहुत लंबा शासन रहा है इनका। लेकिन ये क्या करते हैं, ये अय्याश टाइप के आदमी हैं, इनको कोई मतलब नहीं है, राजा बना दिया, कोई मतलब नहीं राजा से, ये अपनी मौज मस्ती रंगीले मिजाज के आदमी हैं। और क्या कर देते हैं, इनके शासनकाल में क्या होता है कि अलग अलग 2 साजिशों में सैयद बंधुओं की हत्या कर दी जाती है, ठीक है ना। सैयद बंधुओं की हत्या हो जाती है, किसके शासनकाल में सैयद बंधुओं की हत्या हो जाती है भाई, किसके शासनकाल में बताना, मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में इनकी हत्या हो जाती है, ठीक है। और इनकी हत्या करने में एक अहम योगदान है ना, वो किसका है, उनका नाम है भाई निजाम उल मुल्क, निजाम, ठीक है, निजाम उल मुल्क। ये इनकी पदवी, और इनका जो पहले का नाम था वो था चिन किलिच, चिन किलिच खां, ठीक है। इनका ये नाम भी कई बार बुक में मिलता है, चिन किलिच खां। ये एक शक्तिशाली सामंत है, और ये क्या करते हैं, ये चाहते हैं कि सल्तनत बची रहे, सल्तनत बची रहे, बहुत कोशिश करते हैं सल्तनत बचाने की। और क्या करते हैं, 1722 में क्या है, 1722 में वजीर बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, वजीर बन जाते हैं भाई, ठीक है। कब, 1722 में वजीर, किसके वजीर बन जाते हैं, ये बन गए वजीर, और किसके वजीर बन गए, मोहम्मद शाह रंगीला के वजीर बन गए। कौन बन गए, निजामुल मुल्क अथवा चिनकिलिच खां, बंदा एक ही है, नाम 2 है, ठीक है। अब क्या करता है कि बहुत कोशिश करता है शासन को सुधारने में, बहुत अलग अलग तरह की कोशिश करता है, लेकिन क्या है, मोहम्मद शाह रंगीला का जो रवैया हो ढुलमुल टाइप का है, ठीक है। वो कभी उस साइड तो कभी उस साइड, क्योंकि आदमी रंगीला टाइप का है, इसको सत्ता से कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या होता है कि वजीर साहब अपने हो जाते हैं परेशान, कौन, निजामुल मुल्क या चिनकिलिच खां, ये वजीर के पद पे हैं, ये हो जाते हैं अपने परेशान। और इसके बाद क्या करते हैं, 1724 के दौरान, 1724 में ये क्या करते हैं, अपना वजीर का पद छोड़ देते हैं, ठीक है ना। पद को छोड़ दिया इन्होंने पद को छोड़ दिया, और पद छोड़ दिया, और पद छोड़ के ये चले गए हैदराबाद। कहाँ चल दिए, हैदराबाद, ये चल दिए हैदराबाद, हैदराबाद चले गए यहाँ से। अब क्या होता है कि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि मुगल काल का वास्तविक बिखराव, मुगल काल का वास्तविक बिखराव कब होता है, यहाँ से 1724 से। आप लिख सकते हैं कि मुगल काल का वास्तविक बिखराव। अब मुगल काल का वास्तविक बिखराव क्यों भाई, इसको बोलते हैं मुगल काल का वास्तविक बिखराव, सोचें जरा क्यों कहते हैं। अब क्या होता है कि एक शक्तिशाली सामंत है जुल्फिकार खां, वो भी नहीं रहता,
2 सैयद बंधु हैं, वो भी नहीं रहते। अब एक और बचा है निजामुल मुल्क, अब ये काम कर रहे हैं, अब ये भी नहीं रहते, या ये भी अपने पद छोड़ के चले जाते हैं। अब क्या है कि केंद्रीय सत्ता में कोई ऐसा आदमी नहीं है, ऐसा शिक्षित या मजबूत बोल सकते हैं आप, ऐसा कोई आदमी नहीं है जो इनको समझा सके, अरे भाई आपको ना सत्ता ऐसे नहीं चलानी होती, इसकी ऐसी कुछ टर्म कंडीशन भी है। अगर कोई बताने वाला होता, कोई नियंत्रण करने वाला, कंट्रोल करने वाला होता, तो इतना ज़्यादा बिखराव नहीं होता। अब ये हैं बेचारे बहुत मजबूत आदमी, ये चाहते हैं कि कायदे कानून से काम किए जाएं, लेकिन राजा साहब अपने कुछ और ही कर रहे हैं, अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। ये परेशान होकर अपना पद छोड़ देता है। अब यहाँ कोई नहीं बचता। अब ठीक है, राजा जो कर रहा है वो करने दे, सबको अपना हक मिलना चाहिए। इनके शासनकाल में होता है ये, और यहाँ से ना बिखराव शुरू हो जाता है मुगल काल का। ये तो हुआ ही हुआ, लेकिन इसके बाद क्या हो गया, इसके अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। इसके बाद क्या हुआ फिर, इनके बाद 1739 तो आपको याद ही है, ठीक है, करनाल का युद्ध। 1739 में करनाल का एक युद्ध होता है, ठीक है। क्यों होता है भाई 1739 में? उस समय नादिर शाह आ जाते हैं यहाँ पे। कौन आ जाते हैं भाई? नादिर शाह। नादिर शाह आ जाता है। और क्या होता है कि जब ये देखते हैं, नादिर शाह को पता चलता है कि हमें तो हिंदुस्तान को लूट के लेके आना है, और ये आ जाते हैं, करनाल तक पहुंच जाते हैं ये। तब सोचते हैं मोहम्मद शाह रंगीला, अगर इनको रोका नहीं गया तो क्या होगा, इनको रोका नहीं गया तो ये तो हमें तो लूट ले जाएंगे। और ये जल्दबाजी में अपनी सेना इकट्ठी करते हैं। अब इतने जल्दी सेना इकट्ठी कैसे होगी भाई, बंदा तो आ गया हमारे दरवाजे पर, हमें तो पहले ही ये सोचना चाहिए था कि वो हमारी तरफ आ रहा है। ये क्या करते हैं, अवध के नवाब को बुलाते हैं और किसी को बुलाते हैं, ऐसे ऐसे करके सेना इकट्ठी करते हैं और करनाल में डेरा डाल देते हैं कि भाई इससे आगे हम नहीं आने देंगे। और वहाँ पर क्या होता है, करनाल में हो जाता है 1739 में युद्ध। और युद्ध में क्या होता है, युद्ध में क्या होता है, इनकी हो जाती हार, ठीक है। अब नादिर शाह क्या करता है, इन सभी की ठोका पेटी करके निपटा देता है। निपटा देता मतलब जो मुगल वो ना अवध के नवाब आ जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है और इनको कैद कर लिया जाता है। किसको? मोहम्मद शाह रंगीला को कैद कर लिया जाता है। मोहम्मद शाह रंगीला को कर लिया जाता है भाई कैद। अब इनको मोहम्मद शाह रंगीला को क्या कर लिया जाता है, कैद कर लिया जाता है, ठीक है। अब राजा कोई है नहीं, राजा खुद कैद में है। अब इस कारण से क्या करते हैं, दिल्ली में बहुत मारकाट होते हैं, यानी बहुत ही बुरा हाल हो जाता है दिल्ली में। दिल्ली को एक तरह से मान सकते हैं आप, दिल्ली को बर्बाद ही कर देते हैं, ठीक है। बर्बाद का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि बिल्कुल ही ख़त्म कर देते, बहुत सी निर्मम हत्या होती हैं, ठीक है। बहुत सी हत्याएं हो जाती हैं दिल्ली में सरेआम, अब कोई रोकने वाला है नहीं, ठीक है। बहुत सी हत्याएं होती हैं। और ये हत्या करने का कारण क्या है कि करनाल के युद्ध में कुछ नादिर शाह के सैनिक मारे जाते हैं, उनका बदला लेने के लिए आम जनता को भी मारते हैं और लूटपाट मचाते हैं। बहुत सी हत्याएं होती हैं और क्या होता है, लूटपाट भी होता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत हत्याएं और लूटपाट चलता रहता है। और बाकी क्या करता है, जो शाहजहां का रतन जड़ित जो सिंहासन था, रतन जड़ित रतन जड़ित सिंहासन था, किसका, किसका था भाई, ये था किसका, शाहजहां का। ये भी अपने साथ ले जाता है, कौन ले जाता है, नादिर शाह ले जाता है। एक तो ले गया रतन जड़ित सिंहासन, किसका, शाहजहां का। और दूसरा क्या ले गया, इसको रतन जड़ित सिंहासन को और क्या बोलते थे, मयूर सिंहासन, ठीक है ना। कई बार पूछते हैं, मयूर सिंहासन नाम लिखा होता है इसका, मयूर सिंहासन कौन ले जाता है, नादिर शाह। और क्या है, एक क्या ले जाता है, हीरा जो गोलकुंडा की खान से मिला था, ठीक है ना। क्या ले जाता है, डायमंड, कौन सा, कोहिनूर का, कौन सा, कोहिनूर का, कहाँ से मिला था, गोलकुंडा की खान से। एक कौन सा ले जाता है, क्या बोलते हैं उसको, कौन सा हीरा ले जाता है, उसका क्या नाम था भाई, बताएं जरा।
ठीक है। और कहाँ से मिला था? गोलकुंडा की खान से। ठीक है, कौन सा था? कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरा। और कोहिनूर हीरा भी अपने साथ ले जाता है। और ये पूछे कोहिनूर हीरा कहाँ से मिला था? ये मिला था भाई गोलकुंडा की खान से। ठीक है, गोलकुंडा की खान से ये भी अपने साथ ले जाता है। ये होता है इनके शासनकाल में। यहाँ से ना खत्म हो जाता है सौदा बहुत ज़्यादा। 1719-48 के दौरान रहा, लगभग कितने साल हो जाते हैं? करीब 30 साल के करीब हो जाते हैं। 29 साल होते, करीब 30 साल मान के चलते हैं हम। 30 साल के दौरान कुछ नहीं करते ये। 30 साल में अपनी सत्ता मजबूत कर सकते थे लेकिन नहीं करते। इनके इनके जो दरबार में वजीर थे वो भी इनका पद छोड़ के चले जाते हैं। और उधर से क्या हो जाता है कि नादिर शाह आ जाता है और नादिर शाह इनको हरा देता है, कैद भी कर लेता है। और इनका क्या है कि जो पूर्वजों का हीरा जो मयूर सिंहासन था वो ले जाता है, साथ ही कोहिनूर हीरा है वो भी ले जाता है। ठीक है, ये होता है इनके शासनकाल में। और इनके बाद आता है समय किसका? कल हमने जो ट्रिक बताई थी आपको, याद है क्या? बजाओ एफएम अहमद आलम साहब। ठीक है ना। अब क्या था? इनके बाद आता आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय। ये बेचारे सत्ता आपे आते हैं कब? 1748 से और 54 तक। ठीक है, 54 तक है ना इनका। एक मिनट के शासनकाल आलमगीर द्वितीय का 48 से 54। सॉरी, एक अहमद शाह और रह गए थे। अहमद शाह। अहमद शाह का था 1748 से 54 का, ये अहमद शाह का है भाई। और इनका कितना है? 54 से कितना बताया था? 54 से इनका था 54 से 59। 1754 से 59 का शासनकाल था। ठीक है, अहमद शाह के शासनकाल में कोई खास बात नहीं होती, कुछ नहीं होता। फिर आ जाता है किसका? आलमगीर द्वितीय का। आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में होती 1757 की लड़ाई। 1757 में कौन सी लड़ाई होती है बताना जरा? 1757 की लड़ाई हुई भाई, बताओ जरा कौन सी लड़ाई हुई है याद? हाँ बिल्कुल, प्लासी। प्लासी का युद्ध। ठीक है, अगर ये पूछ लिया जाए प्लासी के युद्ध के बारे में तो हम बिल्कुल गहनता के साथ तो हम पढ़ेंगे, जब बंगाल के बारे में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। बाकी अगर आपसे पूछ लिया जाए प्लासी का जो युद्ध हुआ था, प्लासी की जो लड़ाई हुई थी वो किस किस के बीच हुई थी? ठीक है, ये हुई थी भाई सिराजुद्दौला, सिराज उद दौला। ठीक है ना, ऐसे लिखते हैं कुछ, सिराज उद दौला। और वर्सेस कौन है? अंग्रेज। ठीक है, अंग्रेज। और यहाँ पे क्या होता है कि सिराज की हार हो जाती है। और इनके शासनकाल में, किसके शासनकाल में होता? अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, किस किस के बीच में हुआ, तो आप बता देंगे सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में हुआ। आपको पता है, इतना तो आप पता है। लेकिन क्वेश्चन आजकल थोड़े से घुमा के पूछता है, क्या है कि प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, उस समय मुगल शासक कौन था? ठीक है, क्वेश्चन क्या हो गया कि 1757 के प्लासी के युद्ध या प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, उस समय मुगल बादशाह कौन था, मुगल शासक कौन था? तो आपका आंसर होगा उस समय मुगल शासक कौन था? आलमगीर द्वितीय। कौन था? आलमगीर द्वितीय था। ठीक है, आलमगीर द्वितीय था भाई। इसके बाद आ जाता है शाह आलम द्वितीय। इनके शासनकाल में यही काम है और इसके बाद कौन आ जाता है? शाह आलम द्वितीय। ठीक है, इनके बाद का जो शासनकाल है वो है शाह आलम द्वितीय का। किसका है भाई? शाह है आलम
द्वितीय, ठीक है। शाह आलम द्वितीय और शाह आलम द्वितीय, ठीक। शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में क्या होता है, इनके शासनकाल में होती है एक लड़ाई 1764 में। और वो लड़ाई कौन सी है, कौन सी है, बक्सर, ठीक है। बक्सर की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई या बक्सर का युद्ध, ठीक है। ये होती है इनके शासनकाल में बक्सर की लड़ाई। बक्सर की लड़ाई किस किस के बीच होती है, ध्यान देख। इसके बारे में डिटेल में पढ़ने के लिए तो हम बंगाल पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे। वैसे हम बेसिकली इनके बारे में जान लेते हैं। बंगाल में क्या होता है कि सबसे पहले कि सिराजुद्दौला की हत्या हार जाता है, उसके बाद कौन बनता है, मीर जाफर बनता है, फिर मीर कासिम बनता है, फिर मीर जाफर बनता है, ऐसे कुछ चलते रहते हैं। तो मीर कासिम क्या है कि वहाँ का उस दौरान शासक है, और मीर कासिम क्या चाहता है कि अंग्रेजों से अपना छुटकारा चाहता है, ठीक है, अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता है। और वहाँ से अंग्रेज इसको निकाल देते हैं और ये आ जाता है वापस भाग कर, कहाँ पे आ जाता है ये आ जाता है अवध में। कौन, उस समय मीर कासिम, ये विषय है बंगाल का, बाकी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मीर कासिम, ठीक है, मीर कासिम बंगाल का शासक है ये, ठीक है। और ये आ जाता है अवध, ठीक है। अवध मतलब आज का जो क्षेत्र है यूपी का कुछ, अवध, अवध, ठीक है। अवध में आ जाता है। और अवध का शासक कौन होता है उस समय पे, अवध के शासक का नाम क्या है भाई, सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला, ठीक है, सुजाउद्दौला। और उस समय ये शाह आलम द्वितीय भी अवध में ही होते हैं। अवध में और कौन होते हैं उस समय, शाह आलम द्वितीय, शाह है आलम द्वितीय, ठीक है। कौन होते हैं उस समय, शाह आलम द्वितीय भी होते हैं। अब क्या करता है कि मीर कासिम आता है, भाई हमारे साथ ये हो गया, अंग्रेजों ने हमारा हक छीन लिया। और अंग्रेजों के नेतृत्व करता उस समय पे रॉबर्ट क्लाइव हैं। कौन है भाई, रॉबर्ट क्लाइव हैं, ठीक है ना। अब हुआ क्या था कि तीनों की सेनाएं इकट्ठी होती हैं, तीनों की सेनाएं क्या होती हैं, इकट्ठी होती हैं बक्सर में लड़ाई करने के लिए। चलो हम उनको, अंग्रेजों को चलकर पाठ पढ़ाते हैं, उनको नहीं छोड़ेंगे, हमारा क्षेत्र हमारे ऊपर आके शासन करेंगे। ये जाते हैं वहाँ पे, वहाँ पे बक्सर में। और बक्सर में क्या होता है कि इनकी होती है लड़ाई ज़बरदस्त, ठीक है। और ये क्या हो जाते हैं, ये हार जाते हैं, तीनों की सेना क्या हो जाती है, हार जाती है, इनकी हार हो जाती है, ठीक है ना, इनकी हार हो जाती है। मीर कासिम तो वहाँ से रफू चक्कर हो गए, भाग गए, ठीक है। अब मीर कासिम तो रफू चक्कर हो गए। अब क्लाइव आता है इनके साथ, किन किन के पास, इन दो बंदों के पास, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के पास। मीर कासिम तो हो गए फरार, ये तो गए, ये रफू चक्कर हो गए। सुजाउद्दौला के पास और इसके पास आता है कौन, क्लाइव। क्लाइव कहता हाँ भाई एक बात बताओ, लड़ाई तो मेरी थी मीर कासिम के साथ, हमारी लड़ाई किसके साथ थी, मीर कासिम के साथ, वो तो भाग गया, आप दोनों बीच में क्यों आए, आपका क्या मतलब है, आपके साथ समझौता करना पड़ेगा कोई, आप हमें हर जाना दो, ठीक है, तभी हम मानेंगे। अब क्या करते हैं ये मुगल बादशाह, कौन है, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय को कहते हैं भाई आप ऐसा करो, आप यहाँ के इस देश के राजा हो, आप क्या करोगे, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इनसे क्या लेते हैं, ठीक है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये तीन क्षेत्र हैं, इनकी ले लेते हैं ये तीनों की दीवानी। अब दीवानी का क्या मतलब भाई, बताओ भाई, दीवानी, दीवानी का मतलब क्या है, जमीन जायदाद से जो संबंधित विषय, जो वहाँ की जो आय आती है, ठीक है ना, वहाँ का जो क्या बोलते हैं आप, टैक्स बोलते हैं, आय बोलते हैं, वो क्या करेंगे, अब किसके अंडर में आ गया, वो अंग्रेजों के अंडर में आ गया, ठीक है ना।
शाह आलम से ये वहाँ की दीवानी कर वसूलने का जो अधिकार जितने भी होते हैं वो सब ले लेते हैं। बदले में कहते हैं कि आप है ना 26 लाख रुपए की पेंशन लो हमसे, और वहाँ की जो भी आएगी ना, बंगाल बिहार उड़ीसा से जितनी भी आएगी वो हमारी है, आपको बदले में 26 लाख पेंशन दे देंगे, और आगे से आप हमारे बीच में मत आना, नहीं तो फिर से ठुकाई हो जाएगी आपकी। और ये क्या करते हैं, अब कहते हैं भाई आपने तो ये हमसे ये ले लिया, हमारे पास तो कुछ बचा नहीं। ये क्या कहते हैं कि जो शुजाउद्दौला है ना, इससे क्या करते हैं, शुजाउद्दौला से इलाहाबाद, इलाहाबाद और दूसरा क्षेत्र है कड़ा, किसके अंडर में है, शुजाउद्दौला के अंडर में। कौन सा, इलाहाबाद और कड़ा, ये दोनों क्षेत्र लेकर शुजाउद्दौला से लेकर शाह आलम द्वितीय को दे देते। किसको देते हैं, शाह आलम द्वितीय को दे देते हैं। कौन, क्लाइव। ठीक है, और कहते हैं कि ये अपना काम करो, अब बीच में मत आना। इसको बोलते हैं कौन सी, इलाहाबाद की संधि। क्वेश्चन में हो जाता है इलाहाबाद की, वैसे 2 संधि हुई थी, ठीक है ना। ये है इलाहाबाद की पहली संधि, इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, इलाहाबाद की पहली संधि। इलाहाबाद की पहली संधि के अंतर्गत क्या होता है कि मुगल बादशाह कौन, शाह आलम द्वितीय के साथ होती है पहली, और इलाहाबाद की दूसरी संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ होगी। ठीक है, और इसमें क्या होगा, बादशाह से बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी ले लेते हैं, बदले में इसको 26 लाख रुपए की पेंशन दे देते हैं, और इनको कुछ क्षेत्र इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र देते हैं, और कड़ा और इलाहाबाद पहले शुजाउद्दौला के अंतर्गत होता है। ठीक है, एक तो संधि होती है यहाँ पे, और इसके बाद एक दूसरी संधि भी करते हैं। ठीक है, एक दूसरी संधि भी होती है। हमने क्या पढ़ा कि ये बक्सर की लड़ाई होती है, हार जाते हैं। एक संधि होती है कौन सी, इलाहाबाद की, क्या पढ़ा, इलाहाबाद की प्रथम संधि। ठीक है, इलाहाबाद की प्रथम संधि, और एक पढ़ेंगे हम दूसरी, इलाहाबाद की द्वितीय संधि। ठीक है, द्वितीय संधि। प्रथम संधि किस किस के बीच हुई है, शाह आलम वर्सेस क्लाइव। ठीक है, और दूसरी किसके बीच होगी, शुजाउद्दौला, किसके बीच, शुजाउद्दौला वर्सेस क्लाइव। ठीक है, वर्सेस क्लाइव। अब क्या करेंगे, अब ये कहते हैं किसको, शुजाउद्दौला को, क्लाइव कहते हैं शुजाउद्दौला को। एक बात बता मेरे भाई, लड़ाई हमारी किसके साथ थी, मीर कासिम के साथ। देश का शासक कौन, शाह आलम द्वितीय। तेरा क्या फंडा भाई, तू बीच में क्यों आया। ठीक है, ये पूछते हैं, हाँ भाई आपका क्या फंडा, बीच में क्यों आए, आपको भी सजा मिलेगी। ठीक है, आपको भी सजा मिलेगी, और इनको सजा मिलती है कैसी, इनसे कहते हैं कि भाई आप है ना 2 क्षेत्र दे दो आपने, जिनसे अच्छी आय आ रही है। कौन से, एक तो इलाहाबाद और एक कड़ा। ठीक है, इलाहाबाद और कड़ा क्या है, इनसे लेकर इसको देते हैं शाह आलम द्वितीय को। और शुजाउद्दौला कहते हैं कि भाई जो युद्ध में लड़ाई हुई ना, उसके बदले में 50 लाख का हर्जाना हो, 50 लाख का हर्जाना हुआ है, जो कि आपको देना पड़ेगा। ठीक है, किसको देना पड़ेगा, शुजाउद्दौला को। किसको, शुजाउद्दौला को। कितना रुपए का हर्जाना, 50 लाख का हर्जाना। किसको देंगे, अंग्रेजों को। ठीक है, और अब कहेंगे इससे, अब कहते हैं कि आपको एक तो ये देना है, दूसरी कंडीशन ये है कि जो आपकी सेना है ना, वो हम भंग कर रहे हैं, और अब सेना होगी वो हमारी होगी, यानी कि आपके क्षेत्र में, आपके दरबार में अंग्रेज सेना रहेगी। कौन सी सेना रहेगी, अंग्रेज सेना रहेगी। लेकिन अंग्रेज सेना का जो भी खर्चा होगा, उनका रहने का, खाने का, पीने का, उनका वेतन, सब कुछ। ठीक है, खर्चा कौन देगा, ठीक है, खर्चा किसका होगा, खर्चा देगा शुजाउद्दौला। किसका, अंग्रेजी सेना का। ठीक है, शुजाउद्दौला देगा खर्चा, किसका, अंग्रेजी सेना का। ये कहते हैं कि आप आज के बाद आप क्या करेंगे, 50 लाख रुपए तो आपको देने हैं, और आप क्या करेंगे, 50 लाख के बदले आपकी सेना भंग कर दे रहे हैं हम,
और हमारी सेना रहेगी जिसका खर्च कौन आप खुद उठाएंगे। और क्या है कि आपका तो कोई मैटर ही नहीं था, आपके क्षेत्र में ना हम व्यापार करेंगे, आपके क्षेत्र में हम व्यापार करेंगे जो कि कर मुक्त होगा, जिसको बोलते हैं मुक्त व्यापार। और कहा कि हम ना मुक्त व्यापार करेंगे और ये संधि आपको माननी पड़ेगी, और इन्होंने मानी। तो द्वितीय संधि के अंतर्गत क्या होता है, सुजाउद्दौला और कलावी के बीच होती है। सुजाउद्दौला को 50 लाख रुपए का हर्जाना भरना पड़ा। सुजाउद्दौला की सेना भंग करती गई, उसके स्थान पर अंग्रेजों की सेना गठित की गई। सुजाउद्दौला को जो सेना का खर्च है वो सुजाउद्दौला का देना पड़ा, सेना अंग्रेजों की है, खर्चा कौन दे रहा है, सुजाउद्दौला दे रहा है। और तीसरा क्या, उसके क्षेत्र में मुक्त व्यापार का अधिकार मिल गया। क्या मिल गया, मुक्त व्यापार का अधिकार मिल गया। ठीक है, अब ये हो जाते हैं बेचारे बेसहाय। अब भाई अपनी तो सेना भी गई, 50 लाख रुपए भी गए, ठीक है, और इनकी सेना खर्चा हम दे रहे हैं, और जो आय थी वो भी नहीं आ रही। अब तो व्यापार है कर मुक्त। अब ये सोचते हैं यार हमें तो लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी, हम तो बिना मतलब गए गए। ठीक है, तो आपसे भी सलाह दी जाती है कि आप बिना मतलब कि किसी दूसरे की लड़ाई में न फंसे, आपका भी नुकसान हो सकता है। इसके बाद का जो समय होता है वो आता है भाई अकबर द्वितीय का। देखो नाम एक सा ही है, अकबर। एक अकबर महान कहलाए और एक अकबर द्वितीय, और नाम में इतना फर्क है कि काफ़ी है। पहले जो शासक बनते थे ना वो अपनी मर्जी से अपने बलबूते से बनते थे, फिर कमज़ोर हो गए, वो सामंतों की सहायता से बनते थे। और अब तो ये इतने कमज़ोर हो गए हैं कि ये अंग्रेज़ों की सहायता से शासक बने। किसकी सहायता से बने हैं, अंग्रेज़ों की सहायता से। किसकी सहायता से, अंग्रेज़ों की सहायता से शासक बने भाई ये। ठीक है, अंग्रेज़ों की सहायता से शासक बना दिए गए हैं। इसके बाद क्या होता है, पहला ऐसा कौन सा मुगल शासक था जो अंग्रेजों की सहायता से बना था, कौन था, अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय, इसने अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को, राम मोहन राय को, ये पेपर में आता भाई कई बार, राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। ठीक है, राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। ठीक है, उपाधि दी। ठीक है, किसको दी, राम मोहन राय को। और इसके बाद ये हो गए राजा राम मोहन राय, और इनको राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा इन्होंने, क्या कि भाई मेरा वेतन बढ़ा दिया जाए, मेरा वेतन बढ़ा दिया जाए या पेंशन बढ़ा दी जाए। और वहाँ पे ब्रिस्टल शहर में, ब्रिस्टल है या ब्रिस्टल है जो भी है, ब्रिस्टल शहर में राम मोहन राय की, किसकी, राजा राम मोहन राय की हो जाती है भाई मृत्यु। क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु के बाद क्या होती है, वो क्या बोलते हैं उसको, समाधि। ठीक है, समाधि। ठीक है, समाधि भी कहाँ है, ब्रिस्टल शहर में है। अब क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है, राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है, आप बताएंगे ब्रिस्टल शहर में। राजा राम मोहन राय की समाधि अगर आपसे पूछे तो आप बताएंगे कि राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है, ब्रिस्टल शहर में है। ठीक है, इनकी मृत्यु कहाँ हो जाती है, वही हो जाती है, और ब्रिस्टल शहर में इनकी समाधि है। अकबर के शासनकाल में क्या है, अकबर अंग्रेजों की सहायता से शासक बनते हैं। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देते हैं, इंग्लैंड में इनको भेजते हैं राजा राम मोहन राय को अपने वेतन बढ़ाने के लिए, और वहीं पे उनकी मृत्यु हो जाती है, और वहीं ब्रिस्टल शहर में इनकी समाधि है। और इसके बाद जो अंतिम शासक है मुगलों का, उसका नाम है बहादुर शाह जफर। नाम तो इनका बहादुर शाह द्वितीय है, जफर के नाम से कविता लिखते हैं, इसलिए इनको बोलते बहादुर शाह जफर। कौन है, बहादुर शाह है जफर। ठीक है, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर है। ठीक है, ये क्या करते हैं भाई, ये बेचारे कुछ नहीं करते। ये एक तो ये अंतिम मुगल शासक है, अंतिम मुगल शासक है, ये है भाई अंतिम मुगल शासक। ठीक है, और 1757 की लड़ाई में
नहीं सॉरी 1857 की लड़ाई में या 1857 की क्रांति में ये हिस्सा लेते हैं और इनको पकड़ लिया जाता है, कैद कर लिया जाता है और कैद करके इनको रंगून रंगून भेज दिया जाता है। ठीक है, रंगून भेज दिया जाता है और वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है भाई, और यहीं इनकी मृत्यु हो जाती है और फिर क्या हो जाता है, मुगल काल समाप्त हो जाता है। अब मुगल काल समाप्त हो गया। ठीक है, अब मुगल काल हो गया समाप्त। अब क्या होता है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ समाप्त हो गया, अब मुगल काल समाप्त हो गया, अब अंग्रेजों का अधिकार हो गया, अब नई नई पॉलिसियां आएंगी। ठीक है, अब ब्रिटिश सरकार सीधे अपने नियंत्रण में शासन ले लेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी से हटके। वो हम क्या पढ़ेंगे, पॉलिटी के विषय में जो आता है वहाँ पढ़ेंगे। इसके बाद क्या होता है कि हमने पढ़ा कि आधुनिक भारत में ये तो शासक हुए हैं, इनके दौरान ये घटनाएं हुई हैं। अब हुआ क्या है कि इस दौरान ये अंग्रेजी कंपनियां भी तो आई हैं। ठीक है, जैसे पुर्तगाली आए हैं, अंग्रेज आए हैं, फ्रांसीसी आए हैं, डच आए हैं, जो भी जिस भी सीरीज में आए हैं वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप अपना कोर्स कंप्लीट करने के लिए लगातार हमारी वीडियो को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स।